जय हिंद। आज का देखते हैं हवाओं द्वारा बनने वाले स्थलाकृति। इससे पहले आपको हम क्या क्या बता दिए थे, तो नदियों द्वारा बनने वाला स्थलाकृति आपको बता दिए थे। उसके बाद क्या बताए थे, भूमिगत जल द्वारा भूमिगत जल द्वारा निर्मित स्थलाकृति भूमिगत जल द्वारा निर्मित स्थलाकृति, यह भी आपको बता दिए थे। और क्या बताते हैं आपको, समुद्र द्वारा बनने वाला स्थलाकृति, ये सब कब बता देते हैं। आज क्या बताते हैं, हवाओं द्वारा बनने वाला स्थलाकृति। तो चलिए देखते हैं हवाओं द्वारा बनने वाला स्थलाकृति ये कैसे बनते हैं। देखिए, हवाओं द्वारा भी स्थलाकृति बनती है। आपको लगेगा कैसे बनेगा स्थलाकृति, तो देखिए हवाएं जब तेज गति से चलती है तो जहाँ जहाँ नर्म चट्टानें, नर्म मिट्टी उट्टी होती है या फिर कुछ भी चीज़ होता है उसे काट कर हटा देती है, तो वहाँ पर कोई ना कोई प्रकार का क्या बनेगा, आकृति बनेगी। तो हवाओं द्वारा भी आकृति बन सकती है। हवाओं द्वारा आकृति ज़्यादातर मरुस्थलीय क्षेत्र में बनते हैं। क्यों मरुस्थलीय क्षेत्र में बनते हैं, क्योंकि देखिए जो हवा जब चलती है तो क्या होता है कि आप शहर या फिर गाँव में क्या होता है कि बिल्डिंग विल्डिंग होता है, पेड़ पौधे होते हैं, जिस वजह से क्या होता है कि हवाओं का स्पीड कम होती है, और स्पीड जब कम हो जाती है तो उस स्पीड कम होने की वजह से स्थलाकृति का निर्माण नहीं हो पाता है, उतना नहीं हो पाता है। लेकिन मरुस्थल में देखेंगे तो मरुस्थल में ना ही तो बिल्डिंग होती है, ना ही घर द्वार होते हैं, और ना ही पेड़ पौधे होते हैं लंबे लंबे, तो वहाँ पर हवाओं को रोकने के लिए कोई वस्तु नहीं रहते। तो जिस वजह से हवाएं का स्पीड, बहुत तेज़ गति से हवाएं चलती है, और तेज़ गति से चलने के कारण वहाँ पर बहुत सारे बालू कंकड़ मिट्टी इधर उधर छीट देता है और बालू को भी उठा कर लेकर चला जाता है। तो उससे ज़्यादातर आकृति मरुस्थलीय क्षेत्र में बनती है। और मरुस्थलीय क्षेत्र में मरुस्थल दो प्रकार का होता है। एक तो मरुस्थल कहते हैं किसे, जहाँ पर पेड़ पौधे उगते ना हो, मरुस्थल कहलाता है। बर्फ क्षेत्र में मरुस्थल भी, और राजस्थान का थार मरुस्थल भी एक मरुस्थल है। बर्फीला मरुस्थल भी हो सकता है, वो बालूदार मरुस्थल। तो आज क्या देखते हैं, हवाओं द्वारा बनने वाला स्थलाकृति। हवाओं द्वारा स्थलाकृति 3 प्रकार से बनते हैं। कौन कौन, पहला घर्षण द्वारा, दूसरा है अपघर्षण, और तीसरा है सन्निघर्षण। तो देखिए, घर्षण, अपघर्षण और सन्निघर्षण। घर्षण द्वारा स्थलाकृति कैसे बनता है, देखिए जब भी हवाएं क्या करती है, हवाएं किसी वस्तु से टकराती है, हवाएं जब किसी वस्तु से टकराती है तो वो आकृति, कोई किसी प्रकार का आकृति बनेगा, तो वो कहलाएगा सन्निघर्षण। हवाएं किसी वस्तु से टकरा जाए तो क्या कहलाएगा, सन्निघर्षण। हवा क्या हो जाए, वस्तु से टकरा जाए, हवा जो है वस्तु से टकरा जाए। घर्षण द्वारा क्या होता है कि हवा क्या हो जाए, वस्तु से टकरा जाए, तो क्या बन जाए, कौन सा घर्षण होगा, घर्षण। कौन सा, किस हवा जो होगा, कौन सा काम करेगा, घर्षण। लेकिन अवघर्षण से कैसे बनेगा, देखिए हवाएं क्या करती है, हवाएं जब उड़ती है, हवाएं जब बहती है, तो उसमें क्या होता है कि कहीं कहीं की बालू कंकड़ मिट्टी पत्थर को साथ लेकर बहने लगती है, और वो बालू कंकड़ मिट्टी को क्या करती है, जाकर किसी चट्टान पर पटक देती है। तो चट्टान पर जब पटकेगी वो बालू कंकड़ मिट्टी, तो उस पर कोई ना कोई प्रकृति की आकृति बनेगी, तो वो क्या कहलाया जाएगा, अवघर्षण। यानी कंकड़ क्या पटक जाए, वस्तु पर, कंकड़ बालू ये सब मिलकर कहाँ पटक दे, चट्टान पर पटक दे। हवाएं क्या कर, कंकड़ बालू मिट्टी को लेकर किसी चट्टान पर पटक दे, तो क्या कहलाएगा, वो अपघर्षण कहलाएगा। ज़्यादातर हवाओं द्वारा निर्मित स्थलाकृति अपघर्षण से होते हैं। कैसे अपघर्षण से होता है, जैसे अब देख लिए। अब सन्निकर्षण क्या होता है, देखिए सन्निकर्षण, हवा क्या करती है, जैसे हवा बालू कंकड़ मिट्टी को लेकर जब बहती है तो उसमें क्या होगा, जब बीच में लेकर बह रही होगी तो उसमें भी तो आपस में टकराएंगे। हवाएं जब बह रही होगी तो आपस में जब टकराएंगे तो उसी से भी कुछ ना कुछ आकृति बनेगी। तो वो कौन सी आकृति का लगे, सन्निकर्षण। वो आकृति बनेगी तो किस प्रकार की आकृति बनेगी, सन्निकर्षण द्वारा आकृति बनेगी। तो हवाएं आपस में टकरा जाए, कंकड़ टकरा जाए, आपस में क्या होता है, टकराने लगे, तो क्या कहलाएगा, सन्निकर्षण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सन्निकर्षण। अब देखिए
ये तो देख लिया, आप सनी का सर। देखिए, अब आपको बता दें कि ज़्यादातर मरुस्थल क्षेत्र में बनते हैं हवादार स्थलाकृति। तो देखिए, जब क्या होता है कि जब किसी कठोर चट्टान के नीचे मुलायम चट्टान पाया जाता है, जैसे ये कोई कठोर चट्टान है, ये कठोर चट्टान है, ये क्या कठोर चट्टान है, मान लीजिए कठोर चट्टान है। तो जब किसी कठोर चट्टान के नीचे मुलायम चट्टान पाया जाता है तो क्या करता है, हवाएं उसे अपर्दित कर कर एक छाता के समान आकृति बना देती है, जिसे क्या कहा जाता है, छत्रपशिला। छत्रपशिला, शिला मतलब क्या होता है, पत्थर। शिला मतलब क्या होता है, पत्थर। तो छत्रपशिला यानी जब किसी चट्टान के नीचे मुलायम चट्टान पाया जाता है तो हवाएं क्या करते हैं, उसे अपर्दित कर देती है। अपर्दित मतलब काट देती है। आपको बताया, जब नदी के बारे में नदी द्वारा बनने वाला स्थलाकृति आपको बता रहे थे, तो उसमें बताए थे अपर्दन, अक्षय अपर्दन निक्षेपण। तो अक्षय क्या कहता है, तोड़फोड़। अपर्दन मतलब काट छाट देना। तो जब काट छाट देता है, अपर्दित कर देता है हवाएं, तो उसमें क्या होता है, एक छाता के समान आकृति बन जाती है। जैसे ये मुलायम चट्टान है, ये कठोर चट्टान है। तो मुलायम चट्टान क्या करती है, हवा इसे काट दी, काट कर लेकर चली गई, ये काट कर लेके चले गई, इधर से काट कर लेके चल गई, काट कर लेके चल गई। अब क्या होगा, ये छाता का समान आकृति बन गया, जिस वजह से इसे कहा जाएगा छत्रप कहा जाता है। क्या था, छत्रप कहा जाता है। लेकिन इससे पहले आपको ये बताते हैं कि जियोग्राफी में क्या होता है कि जियोग्राफी में अगर हम कहेंगे कुछ साल, तो इसका मतलब 2-2.5 लाख साल बात कर रहा है। यानी जियोग्राफी में अगर 2 साल कहा गया, तो मतलब सॉरी, जियोग्राफी में अगर कहा गया कुछ साल, तो इसका मतलब 2 लाख साल, 1-2 लाख का बात कर रहे हैं। तो ये आप समझ याद रखिएगा। तो देखिए, अभी तो आकृति बन गई, लेकिन कुछ समय बाद यानी आपको 2-3 लाख साल बाद ये क्या करेगी, ये कम है, जिस वजह से इससे पहले इसको काट देगी हवा, इसको काट देगी। तो क्या हो जाएगा, ये पूरी तरह से कट जाएगा। तो ये बच जाएगा इस तरह से, ये गिर जाएगा नीचे, नीचे गिर जाएगा इस तरह से, ये बच जाएगा। तो इसे कहा जाएगा इंसेलबर्ग। क्या कहते हैं, इंसेलबर्ग। इंसेलबर्ग क्या कहते हैं, इंसेलबर्ग। ये क्या करते हैं, जब छत्रपशिला क्या करते हैं, छत्रपशिला के नीचे भी जो डंटी की तरह रहता है उसे भी काट देती है। तो ये छत्रपशिला नीचे गिर जाता है, तो उसे कहा जाता है इंसेलबर्ग। क्या कहते हैं, इंसेलबर्ग। लेकिन ये थोड़ा टेढ़ बाकुड़ है। अगर इसे क्या कहते हैं, एक प्रॉपर वर्ग की आकृति में बनाते हैं। यानी कुछ साल बाद क्या कर देगी, इसे इधर भी काटना चालू करेगी, कहता काटना चालू कर दी हवा। तो क्या हो जाएगा, ये एक सेम टू सेम वर्ग की तरह, ये वर्ग की तरह आकृति बन जाएगी। इसे जीवगेन कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, जीवगेन। जीवगेन, इसे क्या कहते हैं, जीवगेन। ये कुछ समय बाद इंसेलबर्ग को क्या कर देगी, चारों तरफ से छाट कर एक वर्ग की आकृति दे देगी। तो क्या कहा जाएगा, जीवगेन। क्या कहता है, जीवगेन। लेकिन जीवगेन भी कभी इसमें भी फिर हवाएं पटकेगी बालू कंकड़ मिट्टी को। तो ये भी क्या होगा, साइड से कटना चालू होगा, क्योंकि ये तो ज़मीन में धंसेगा। इसमें यहाँ पर कम लगेगा, लेकिन यहाँ पर ऊंचा रहेगा, तो यहाँ पर ज़्यादा चोट लगेगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये इस तरह से आकृति बन जाएगी, ये इस तरह से आकृति बन जाएगी। क्या कहता है, डाई कंटर। क्या कहा जाएगा, इसे डाई कंटर। यानी कुछ समय बाद जीवगेन को भी क्या कर, चारों तरफ से काटना चालू करेगी, तो इस तरह से आकृति बनेगा। इसे कहा जाएगा डाई कंटर। और ये बहुत कट चुका है। अब देखिए, अब ये छोटा हो चुका होगा, छोटा होने के बाद कमज़ोर भी हो जाएगा। अब कमज़ोर होगा तो मान लें कि ये जब कमज़ोर होगा, तो इसमें क्या कर देगी, हवाएं क्या कर देगी, बालू कंकड़ मिट्टी को लिया कर बहुत सारे पटकेगी, बालू कंकड़ मिट्टी सब पटकेगी इस पर। तो इस पर जगह जगह पर छेद हो जाता है। ये क्या जगह जगह पर छेद हो जाएगा, इस तरह से, इस तरह से छेद हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, इस तरह से छेद हो जाएगा। जब छेद हो जाएगा इस तरह से, तो इसे कहा जाएगा जालीदार शिला। क्या कहा जाएगा, जालीदार शिला, जालीदार।
जालीदार शिला, क्या कहा जाएगा, जालीदार शिला। अब जालीदार शिला, अब तो इसके पास अब इस पर जब भी हवा में पटके कि इस पर और कुछ बालू कंकड़ मिले तो ये तो भड़क जाएगा, कहता है भड़क जाएगा, और भड़क का क्या हो जाएगा, बालू बन जाएगा। बालू इस तरह से आप क्या हो जाएगा, रेत, रेत देखे, रेत बालू जो इस तरह से हो जाएगा। इस तरह से आपको मरुस्थलीय क्षेत्र में देखने को मिलता होगा इस तरह से। क्या होता है, अभी जब ये जायदाद से लगभग कुछ साल बाद इसको भी क्या कर देगा, तोड़ कर पूरी तरह से बालू कर देगा, भुकनी भुकनी कर देगा, तो इस तरह से ये आकृति बन जाएगी। कहते हैं आकृति बन जाएगी, इसे कहा जाता है लोया, लोयस का मैदान, इसे क्या कहते हैं, लोयस, लोयस, लोयस का मैदान, मैदान। सबसे बड़ा लोयस का मैदान जो है वो चीन का गोबी मरुस्थल, कौन सा मरुस्थल, बड़ा जो है चीन का गोबी मरुस्थल, गोबी मरुस्थल क्या कहते हैं इसे, चीन के गोबी मरुस्थल। अब सबसे पहले लोएस का मैदान जो है, लोएस का मैदान होगा वो कौन सा मरुस्थल है, क्या कहते हैं उसे, गोबी मरुस्थल। लेकिन ये मत समझ लीजिएगा कि सबसे बड़ा मरुस्थल जो है गोबी मरुस्थल, वो नहीं है। सबसे बड़ा मरुस्थल जो सादा मरुस्थल है अफ्रीका में, हमको पता होगा 11 देशों में फैला है, तो वो तो सारा मरुस्थल है। लेकिन सबसे बड़ा लोयस का मैदान जो है वो कौन सा मैदान है, गोबी मैदान या फिर मरुस्थल कहते हैं, जहाँ पर पेड़ पौधे नहीं जमते तो मरुस्थल नहीं कहलाता है, तो क्या हो जाएगा, मरुस्थल। तो ये कहता हवाई द्वारा, हवाई द्वारा अभी और भी आकृति बनती है। आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।